बनाया हुआ कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो 1996 में पेशा कानून के अधिनियम को बनाया गया था। अधिनियम और ग्राम सभा को बचा करके रखना होगा, नहीं तो हमारी जितनी भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो बचे खुचे भी जो लोग हैं, जो कन्वर्जन नहीं किए हैं और जो रूढ़िवादी प्रथा को मान रहे हैं, वो लोग ही जल्दी धर्मांतरित हो जाएंगे और ऐसे में आदिवासी की अस्मिता खतरे में आ जाएगी। तो है कि वोट जब लेना रहेगा उन्हें, तो उससे पहले वो बड़ा बड़ा ढकोसला देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए तो हम आपका ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सत्ते पे पहुँचने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, वो तब तक ही होता है जब उनको वोट चाहिए होता है। और आज जो सरकार ने कहा उसमें से कितना काम करा के दिखाया, कुछ भी नहीं। ये अभी आप देखिए हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं तो हॉस्पिटल्स में आप देखिएगा कि हॉस्पिटल तो खोल दे रहे हैं लेकिन तमीज़ के डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो कैसे चलेगा। लंबे इंतजार या फिर कह सकते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद राज्य की सरकार ने पेशा कानून को कैबिनेट से मंजूरी दे दी। बावजूद इसके कई प्रकार के डाउट, कई प्रकार की शंकाएं हैं कि क्या ग्राम सभा में ऐसे लोगों की बहुलता हो जाएगी जो आदिवासी से ईसाई बने हैं। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति की प्रवक्ता और युवा नेत्री एंजल लकड़ा हैं। एंजल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है ऑफ द रिकॉर्ड में। जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। मैडम, सबसे पहला सवाल ये है कि जो पेशा कानून लागू हुआ है कैबिनेट से, उसको आपने किस रूप में लिया है? जी बिल्कुल, पेशा कानून अधिनियम 1996 को लागू होना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हम लोगों ने कठोर आंदोलन किया। 4 दिन का आंदोलन किया हमने, पैदल यात्रा करी गुमला से लेकर के रांची तक, ताकि केंद्र के सरकार और राज्य के सरकार को और यहाँ के जितने भी विधायक, नेता, मंत्री और बहुत हमारे समाज के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पेशा अधिनियम के बारे में मालूम ही नहीं है कि उनका हक और अधिकार क्या है, तो इसको लागू करवाने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए हमने ये ठोस निर्णय लिया था। और अच्छा लग रहा है आज कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे राज्य की सरकार ने संज्ञान लिया और आज इसको लागू किया है। लेकिन कुछ डाउट की भी बातें सामने आ रही है, कुछ शंकाएं आपके मन में चल रहा है। कौन सी शंकाएं हैं? देखिए, चीज़ें ये है कि कागजी स्तरों पर तो देखा जाए लागू हो चुका है, लेकिन ज़मीनी स्तरों पर ये जो 16 जिलों पे इन्होंने लागू करने की जो बात की और जो हो चुकी, ज़मीनी स्तर पे कब तक लागू करते हैं, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। और केंद्रीय सरना समिति की पूरी टीम लगी रहेगी इस चीज़ पे, इस मेहनत पे। जब वो लड़के पेशा कानून लागू करवा सकती है तो वो धरातल पर भी, ज़मीनी स्तर पर भी बहुत जल्दी लेकर के आएगी। दूसरी चीज़ें ये है कि जो हमारी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पेशा अधिनियम 1996 कानून क्यों बनाया गया। ये कानून 24 दिसंबर 1996 को ही बनाया गया और इसलिए बनाया गया क्योंकि हम जैसे जो आदिवासी हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा, जो जन्य जनजाति को मानने वाले लोग हैं, वो लोग, उनको उनका अधिकार मिल पाए। क्योंकि पहले के समय में आप लोगों को भी पता होगा कि जो भी आदिवासी जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते थे, उनको जैसे ही वो पैदा होते थे उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये नियम इसलिए भी बनाया गया ताकि आदिवासी समाज संरक्षित रहे, उनका जल, जंगल, जमीन, उनकी अस्मिता, उनकी खनिज संपदा और जो रूढ़िवादी परंपरा को वो मान रहे हैं, उस परंपरा को संरक्षित कर सके। कहीं ना कहीं आज आप देख रहे होंगे कि जोर शोर से धर्मांतरण चल रहा है, तो अब इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज के कई लोग ऐसे हैं जो धर्मांतरित हैं, जो माइनॉरिटीज़ में चले गए हैं। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हम लोग तो जाति से आदिवासी है, धर्म हमारा क्रिश्चियन है, जब हमने धर्म बदल लिया है। इस बाबत तो अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया, जिसने कहा है कि यदि कोई आदिवासी जनजाति धर्म बदलता है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो एक डाउट यह भी है कि हो सकता है कि धर्म जो ग्राम सभा बनेगी उसमें ऐसे लोग आ जाएं जो ईसाई बन चुके हैं। जी बिल्कुल, हमें इस चीज़ से ही बचाव करना है क्योंकि हमारे जो संशोधन है, किस किस संशोधनों पर बात की गई है और क्या क्या लागू होने वाला है, ये हमें
बेशक तौर पर पता नहीं है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें देखिए अभी का बनाया हुआ कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो 1996 में पेशा कानून के अधिनियम को बनाया गया था। हम एकदम ये जो पेशा कानून अधिनियम जो है वो पूरी तरह से जो अन्य धर्मों को मानने लगे कुछ आदिवासी, उनका बहिष्कार करता है, उनको वो जगह नहीं देना चाहता, ठीक है। और वो लोग पेशा कानून के आने वाले जो उनके अंतर्गत उनका रीति रिवाज परंपरा है उससे वो अलग हो चुके हैं। जो है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ऐसे राज्य जहां पर जनजातियों की संख्या ज़्यादा है वहां पर समान प्रशासन के लोग नहीं पहुंच पाते, लिहाजा ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन हो। और एक वक्त था जब नारा लगा था कि ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो इस नारे के बाद भी एक जो शंका है मन में, और लगभग 48-36 घंटे गुजर गए, वो आप लोगों को मिला नहीं कि कैबिनेट में हुआ क्या क्या है? नहीं, बिल्कुल अभी तक हमें नहीं मिला है। और देखिए चीज़ें ये मैं कहना चाहूँगी कि आपने जैसे सवाल किया कि हमारे जैसे लोग धर्मांतरित हो चुके, तो बिल्कुल अगर हमें अपने आप को मतलब हमारे संस्कृति और आदिवासियत को बचाना है तो धर्मांतरण जो हो चुके जो लोग हैं उनसे इस पेशा कानून अधिनियम और ग्राम सभा को बचा करके रखना होगा। नहीं तो हमारी जितनी भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो बचे खुचे भी जो लोग हैं, जो कन्वर्जन नहीं किए हैं और जो रूढ़िवादी प्रथा को मान रहे हैं, वो लोग ही जल्दी धर्मांतरित हो जाएंगे और ऐसे में आदिवासी की अस्मिता खतरे में आ जाएगी। अब मूल सवाल पर आते हैं कि आप जिस आवाज़ को उठा रही हैं, ये संघर्ष लंबा है और इस संघर्ष में हो सकता है कि आप पर भी एफआईआर हो, मुकदमे हो। क्या सोचा है ऐसे बातों को लेकर? देखिए, आदिवासी समाज की बेटी हूँ तो डर तो है नहीं, और लड़ने से डरती नहीं हूँ, क्योंकि हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो गलत नहीं लड़ रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और अगर मैं ये सोचती कि मुझ पे एफआईआर हो जाएगा या फिर किसी को कोई मुझे जान से मार देगा या कोई मुझे धमकी देगा, तो मैं इन सब चोचलों से नहीं डरती हूँ। जिसे मारना होगा वो मार के निकल जाएगा, वो धमकाएगा नहीं। मैं एक बात की बात कह रही हूँ, कोई एफआईआर करता है तो मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो लड़ाई है वो संवैधानिक तौर पर है और अपने समाज के लिए है। मेरे पीछे मेरा पूरा समाज खड़ा है, तो डर तो नहीं है। और मेरे जितने पीछे मेरे समाज जो खड़े हैं उनसे एक हिम्मत और एक उत्साह मिलती है कि मैं उन लोगों की आवाज़ बन करके अपने बातों को रख सकूं। मैडम, जिस आवाज़ के साथ जिन जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं, क्या चाहती है कि जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह सोचते होंगे, जिनका थिंकिंग आपसे मेल करता होगा, वो अंतरात्मा की आवाज़ सुने, साथ में आए? जी बिल्कुल। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जितने भी आदिवासी नेता हैं वो लोग बढ़ चढ़ के, अगर सिर्फ अपने पद को ना देखते हुए अगर आदिवासियों के विकास के लिए अगर उन्होंने सोचा होता तो शायद हमें आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सत्ते पे बैठे हुए हैं। तो ये कहना देखिए बहुत आसान है। लोग कहते तो हैं कि आप वोट जब लेना रहेगा उन्हें, तो उससे पहले वो बड़ा बड़ा ढकोसला देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए तो हम आपका ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सत्ते पे पहुँचने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, वो तब तक ही होता है जब उनको वोट चाहिए होता है। और आज जो सरकार ने कहा उसमें से कितना काम करा के दिखाया? कुछ भी नहीं। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री की बात करूँगी, जब उनके फादर का डेथ होता है। इसी सवाल पे आ रहा था एंजल जी कि मौजूदा राज्य की सरकार बहुमत से चुनकर सरकार आई है, छप्पर फाड़ बहुमत मिला है, क्या एलर्जी है आप लोगों को? देखिए, चीज़ें ये है कि हमें एलर्जी नहीं है। हम जो चाह रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल गए तो ये आदिवासी समाज ही था जो कह रहा था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। पूरा आंदोलन किया हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने, और बेशक वो छूट भी गए, उन्हें बहुमत से जिताया भी। और जिताने के बाद जो आज अगर हम देख रहे हैं कि हमारे समाज की क्या मतलब अवस्था और व्यवस्था है, वो बहुत ही घटिया है। जब तक इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हमारे जो लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो किस किस चीज़ों से जूझ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हमने तो उनको बहुमत दे के जिता दिया इस ये में कि अब वह सरकार है, हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या होना चाहिए था जो नहीं किया?
देखिए सोची थी आप? जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे हमारे जो दिसोम गुरु जो थे हमारे माननीय शिबू सोरेन जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है, वो नेमरा जैसे गांव से बिलोंग करते हैं और वो गांव में अभी कुछ दिनों पहले बिजली पहुंचती है। वहां का विकास 10 दिनों के अंदर किया जाता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने गांव को नहीं देख रहे हैं तो आप बाकी जगह क्या देखिएगा। तो इस चीज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक सवाल फिर आपसे यही पूछा जाएगा जी। कि ये 6 साल को ही आप क्यों देख रही हैं? मैंने इसके सिर्फ पह 6 साल को नहीं देखा। मैंने क्या कहा कि अगर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ये सिर्फ 6 साल से, ठीक है, पिछली बार थे, अभी फिर इन बहुमत से जीते हैं, लेकिन हमारे जो दिसोम गुरु जो थे वो भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी तो कार्यकाल चला है, उनका भी तो सत्ता चला है, वो भी सत्ते पर रहे हैं। तब उन्होंने काम क्यों नहीं किया? हमारे अब की सरकार है, अब के सरकार ने भी काम क्यों नहीं किया? कहते हैं हमारे सरकार ने तो स्कूल गरीबों को मतलब क्या सरकारी स्कूल जो है उसमें बच्चों को साइकिल बांटती थी, अभी भी बांट रही है, लेकिन चलाने के लिए सड़क नहीं है। सड़क कब बनवाएंगे? अभी आप देखिए हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं तो हॉस्पिटल्स में आप देखिएगा कि हॉस्पिटल तो खोल दे रहे हैं लेकिन तमीज़ के डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो कैसे चलेगा ऐसे? एक जी तो सवाल ये भी होता है कि जब आप अपनी आवाज़ उठाती हैं सरना समाज की, तो एक जो परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है, हो सकता है ये झूठी हो कि भाजपा की बी टीम है। जब ये सारी बातें आप लोगों के कानों तक पहुंचती हैं, क्या रिएक्शन होता है? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आज अगर मैं अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रही हूँ तो हमें आरएसएस और बीजेपी का दलाल कहा जा रहा है। वो हाँ, मैंने वही चीज़ कह, आपने बोला, लेकिन हमें भी सुनने के लिए मिलता है सर कि हमारे पास जो हम सुन रहे हैं कि अगर हम अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहे, कह रहे ये आरएसएस की दलाल आ गई है, इसको बीजेपी फंड करता है, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने आज तक आदिवासी समाज के लिए किया क्या है? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं तभी सपोर्ट करूँगी जब वो आदिवासी समाज के हक और अधिकार के लिए काम करेंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और उनकी जो ज़मीनें और जो चीज़ें अभी छीनी जा रही है डेवलपमेंट के नाम पे, तो मैं ये भी कहूँगी कि आदिवासी समाज डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। आदिवासी समाज डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन आप उनकी खेती हरी ज़मीन, आप उनके ज़मीनों को जो अधिग्रहण कर लेते हैं, बस आपका एक जो ऑर्डर होता था सिर्फ वो हो जाता है, तो ऐसे नहीं चलेगा। बात से आप खुश हैं कि केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, हाल के वर्षों में खूंटी में जाके बिरसा मुंडा के जन्मस्थल में जाके कार्यक्रम करना, जनजातीय गौरव दिवस, थोड़ा फोकस करना शुरू हुआ है आप लोगों पर? जी देखिए, अगर हमारे जो धरती आबा बिरसा मुंडा जी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं झारखंड जो राज्य है उनके नाम से जाना जा रहा है, और आज आदिवासियों पर ये फोकस है, उनके बर्थडे को अगर बनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है और हम गौरवित होते हैं इस चीज़ से कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो रहे हैं, हमारे जो हक अधिकार अपने अस्मिता को बचाने के लिए जो लड़े, हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, अगर आज उनको वो जगह दिया जा रहा है झारखंड जैसे झारखंड के जगहों पर, उनका मतलब उनको जैसे उनके नाम से झारखंड को जाना जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्यों आपको लगता है कि आदिवासियों के विकास या फिर उनके उत्थान में केंद्र का जो सहयोग, जो रवैया होना चाहिए था, वो 100% है, या फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ हो जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगी कि हमारे लिए संविधानिक संशोधन बहुत सारी चीज़ों हैं जिनको रीड आउट करने की ज़रूरत है, और जब तक रीड आउट नहीं करेंगे, अभी तो आदिवासी समाज को लोग पूछना शुरू किए हैं, लोग जानना शुरू किए हैं। इवन मैं आपको बताऊं, आज जब मैं ये साड़ी पहन के जब यही बगल के जूडियो मॉल में ही गई थी, मैं और निशा जी थे साथ में, किसी ने आके पूछा आप लोग किसी कंपनी में काम करती हैं क्या? तो मैंने उसको ऐसे देखा एकटक, और मैंने पूछा क्यों पूछा, ऐसा नहीं आपने सेम कपड़ा पहना हो? तो मैंने बोला इस साड़ी का मतलब आपको पता है? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला ये आदिवासियों की पारंपरिक साड़ी है। तो बोली हमें नहीं पता, वो रहते हैं काके रोड में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये हमारा आदिवासियों का पारंपरिक परिधान है।
तो ऐसी चीज़ों पे ये है, मैं कहना चाहूँगी कि आज बहुत सारे लोग हैं, इवन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारे धर्मांतरित भाई बहन लोग जो हैं, उनको नहीं पता कि सरना धर्म क्या होता है। उनको पता है कि आदिवासी मतलब ईसाई। तो ये चीज़ पढ़ाने और बताने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये भी कहती हूँ कि आदिवासी समाज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन क्रिसमस के बारे में, ईसा मसीह के बारे में, चाहे वो हिंदू का स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मतलब कह सकते हैं क्रिश्चियंस का स्कूल में, तो खैर बता ही रहे हैं। तो जब बाहरी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो अपने बारे में हमारे लोगों को ही क्यों नॉलेज नहीं है। एंजल जी, जी। आप युवा हैं, पूरी उम्र आपकी बची हुई है। हो सकता है आपके संघर्ष के दौरान कुछ ऐसी बातें हों, क्या लोभ मोह से बच पाएंगी आप? क्योंकि कई नेता हुए आदिवासियों के, सबने आदिवासियों को खूब सपना दिखाया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब पद की बात आई तो मुद्दे पीछे हो गए, कुर्सी आगे हो गई। देखिए, मैं सामाजिक सेवा के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर केंद्रीय सरना समिति के साथ जुड़ी। मेरे मन में ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है, और ना कभी आगे रहेगा। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि हमारे लोगों का विकास हो, और जब तक हमारे लोगों का विकास नहीं होगा, उनकी एजुकेशन पे वर्क नहीं किया जाएगा, या जो जो चीज़ों को मैं देख रही हूँ अपने माध्यम से, जो मुझे लगता है कि चेंजेस का ज़रूरत है, मैंने संज्ञान लिया है कि वो चीज़ों को मैं चेंज करा के दूंगी। अंतिम सवाल आपसे, जो सरना समाज है, आपको लगता है कि एकजुटता आनी चाहिए? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। मैं समझ रही हूँ आपके सवाल को। सवाल आप समझ रहे होंगे, एकजुटता, चूँकि आप लोगों के ही बीच में एक व्यक्ति माननीय का स्वागत करता है ढोल नगाड़े के साथ, दूसरा विरोध करता है, तो आप लोगों के अंदर वो फूट डालो राज करो वाले लोग आ गए हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो केंद्रीय सरना समिति के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। हमारी जो केंद्रीय सरना समिति जो है, ये बाबा कार्तिक उरांव द्वारा बनाई गई केंद्रीय सरना समिति है, और उस उनके ही बताए हुए राह पर हमने चलना शुरू किया। और ये जो 4-5 लोगों ने जो गुट बना के अलग अलग केंद्रीय सरना समिति खोला है, वो कहीं ना कहीं इसी केंद्रीय सरना समिति के निकले हुए लोग हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ अलग बना लेते हैं, सामाजिक के जगह आप राजनीतिक बातें करने लगते हैं, जेन्युइन मुद्दों पे बात नहीं उठाते हैं। किसी ने पेशा कानून के लिए इतनी उग्र आंदोलन करी? नहीं, इस केंद्रीय सरना समिति ने की। किसी ने डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के आंदोलन की? नहीं, क्योंकि सब लोगों की मुंह इस समय पे बंद है, क्योंकि पता है अगर वो लोग मिशनरियों के खिलाफ बोलेंगे, धर्मांतरितों के खिलाफ बोलेंगे, तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। हमारे पास ना वोट का लालच है, ना कुछ का लालच है। आज हम एक जेन्युइन काम करने के लिए उतरे हैं, अपने समाज के लिए उतरे हैं, अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करने के लिए उतरे हैं। कौन भगीरथ बनेगा आप लोगों के समाज का? जी बिल्कुल, हम ही बनेंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अगर जब हमारी लड़ाई के बाद जब केंद्रीय की सरकार और यहाँ हमारे जो हाई कोर्ट जैसे जो हमारे न्यायाधीश जो है वो जाग सकते हैं, जब वो प्रेशर बना सकते हैं कि पेशा अधिनियम अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ, तो हमें किसी की ज़रूरत है क्या? हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हम खुद सक्षम हैं। ये थी हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय प्रवक्ता एंजल लकड़ा। युवा हैं, यंग हैं, बोलने में बगैर लाग लपेट के ये बातें बोलती हैं। संकट यह है कि आने वाले दिनों में जो सरना समिति के बीच एकजुटता होनी चाहिए, समाज के लोगों के बीच, वो एकजुटता यदि नहीं रहेगी तो सरना समाज के लोग यूं ही बढ़ते रहेंगे, आदिवासियों का समूह मुंह ताकता रहेगा और राज करने वाला राज करता रहेगा। क्योंकि बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।